आपके जनसंपर्क में बाढ़ समस्या आई है? बाढ़ समस्या आई है लोग बताते हैं, लेकिन बाढ़ की समस्या को समझने के लिए आपको जनसंपर्क करने की जरूरत नहीं है। 50% बिहार की कृषि योग्य भूमि पर बाढ़ का प्रभाव है या बाढ़ का खतरा है, ये सबको मालूम है। जनसंपर्क और पदयात्रा में उसका दूसरा पहलू समझ में आता है कि जितनी आधी जमीन बाढ़ से प्रभावित है, जो आधी बची हुई जमीन है, उसमें आधी जमीन जल जमाव और सूखे से प्रभावित है। तो जल जमाव मेरी समझ से बहुत बड़ा मुद्दा है जिस पर चर्चा नहीं होती है। बाढ़ की चर्चा खूब होती है, जल जमाव की चर्चा नहीं हो रही है। बिहार में करीब करीब 1/3 जमीन, बाढ़ तो कभी आएगा कभी नहीं आएगा, लेकिन जल जमाव के लिए 1/3 जमीन जल जमाव से प्रभावित है। या तो एक फसल वहां हो रहा है या वो एक फसल भी नहीं हो रहा है। कोई ऐसा ग्राम पंचायत, कोई ऐसा प्रखंड नहीं है जहां 10-20 हजार एकड़ जमीन जल जमाव से प्रभावित न हो। जो नेपाल से लगते हुए एरिया है, वहां पर नदियों का कटाव का मामला ज्यादा है, नदियों के रास्ता बदलने का मामला ज्यादा है बाढ़ से ज्यादा, क्योंकि वहां बाढ़ ज्यादातर सरकारी आंकड़ों में के हिसाब से बाढ़ वहां आता ही नहीं है। बाढ़ की जो डेफिनेशन है कि 3 दिन तक पानी वहां रहना चाहिए, 72 घंटे तक। नेपाल से नदी से पानी आया, 24 घंटे में तबाही मचाई, पानी निकल गया। तो सरकार की नजर में तो वहां बाढ़ आया ही नहीं, लेकिन तबाही बाढ़ से भी ज्यादा हुई। तो पदयात्रा आप करते हैं इन चीज की बारीकियों को समझने के लिए। बिहार में बाढ़ आता है, इसके लिए पदयात्रा करने की क्या जरूरत है? तो पटना में, दिल्ली में बैठ के आप बता सकते हैं। बिहार में पदयात्रा का जो मेरा अभी तक का अनुभव रहा है, जल संसाधन को लेकर, जल प्रबंधन को लेकर, जल प्रबंधन यहाँ इतना बड़ा विषय है कि आधी जमीन बाढ़ से प्रभावित, 1/3 जमीन जल जमाव से प्रभावित, और जो बच गया उसमें सूखे की दिक्कत। बिहार देश का एकमात्र ऐसा राज्य है जहां पिछले 10 वर्ष में सिंचाई की सुविधा 11% से कम हो गई है। 10 वर्ष पहले अगर 100 एकड़ जमीन में नहर और नलकूप से सिंचाई होती थी तो वो घट के 89 एकड़ रह गया, क्योंकि नहरों का और नलकूपों का रखरखाव बंद कर दिया गया। दूसरी जो यहाँ समस्या है, अब आप ये पूछिएगा कि यहाँ जल प्रबंधन में इतनी दिक्कत क्यों है? दिक्कत इसलिए है कि जल संसाधन विभाग बिहार में चोरी का, भ्रष्टाचार का सबसे बड़ा विभाग है। ये मैं आपको फर्स्ट हैंड बता रहा हूँ, सरकारों को बहुत करीब से देखने के बाद। इसका एक प्रमाण आपको मैं देता हूँ। बिहार में पिछले 30 वर्ष में ज्यादातर समय गठबंधन की सरकार रही हो, चाहे भाजपा नीतीश की हो, भाजपा लालू जी की हो, लालू कांग्रेस की हो। आप ये देखेंगे कि मुख्यमंत्री जिसका रहता है वो सारे विभाग का बंटवारा कर देगा, जल संसाधन विभाग का बंटवारा कभी नहीं करता है। ऐसा क्यों? क्योंकि ये कमाने का सबसे बेहतर जरिया है। और सिर्फ कमाने का ही नहीं, कमाई तो आप लोग जो चोरी कर रहे हैं वो पथ निर्माण विभाग में भी करेंगे, भवन निर्माण में भी करेंगे, अन्य भी विभाग हैं। लेकिन दूसरे विभाग और जल संसाधन विभाग में फर्क ये है कि अगर सड़क टूटेगी, सड़क नया बनेगा तभी तो कुछ चोरी कीजिएगा। अगर खराब सड़क बनाइएगा तो पब्लिक को दिखेगा, हल्ला भी हो सकता है कि भैया यहाँ सड़क में चोरी हुई है। जल संसाधन विभाग में 2 बड़े जबरदस्त फायदे हैं। एक तो इसमें आप खुद ही बांध तोड़ के बाढ़ लाकर उसमें पैसा सैंक्शन करके चोरी का उपाय लगा सकते हैं। दूसरा, चाहे जितना चोरी कर लिया, लिख दिया कि बाढ़ में बह गया, तो कोई उसका जांच नहीं है, पकड़ाने जाने की संभावना नहीं है। तो जल संसाधन विभाग सबसे बड़ा चोरी का यहाँ विभाग है, और इसीलिए जो लोग सत्ता में रहते हैं उसको छोड़ते नहीं है। और इसीलिए ये पूरी जो व्यवस्था है, कुछ तो वैज्ञानिक सोच का अभाव है कि इस पूरे पानी को बाढ़ के नजरिए से न देखकर इस पानी को अपनी ताकत समझी जाए। दुनिया में आज पानी की हर जगह कमी है, पूरे देश में पानी की कमी है, और बिहार में इतना ज्यादा पानी है। इस पानी का अगर सही सदुपयोग किया जाए तो कई चीजें आप उसको, इसका फायदा उठा सकते हैं। लेकिन कुव्यवस्था, चोरी इतनी है कि आप सड़क पर चलते हैं तो एक साइड बाढ़ दिखता है, दूसरे साइड सूखा दिखता है। एक साइड खेत में पानी भरा हुआ है 9 महीने, इसलिए फसल नहीं हो रही है, दूसरे साइड पानी नहीं पहुंच रहा है, इसलिए फसल नहीं हो रही है। तो क्या लगता है कि सर ये बाढ़ जो है सत्ता वाले को ये फायदा देने वाली होती है? और बिल्कुल भाई, सिर्फ बाढ़ नहीं, पूरा जो जल प्रबंधन है बिहार में, जो सिंचाई की योजनाएं चल रही हैं, मुझे लग रहा है कि महाराष्ट्र के बाद
एकदम मेरे पास इसका सही आंकड़ा नहीं है, लेकिन मेरा अनुमान है कि महाराष्ट्र के बाद सबसे ज्यादा सिंचाई की लंबित परियोजनाएं बिहार में है। 1950 से चली जा रही है। अभी मधुबनी में, दरभंगा में आज से नहीं, ये 50 बरस से ये योजना चली ही जा रही है। न कभी उसको पूरा किया जाता है, न उसको बंद किया जाता है। वो परमानेंट कमाने का उपाय है। दूसरा जो ये बांध की बात है, हर बार वही बांध सबको मालूम है। मतलब लोग तो गांव में ये बताते हैं कि पैसा देकर लोग बांध तोड़वाते हैं कि बांध टूटेगा तो फिर वहां पैसा आएगा। तीसरा जो सबसे बड़ी बात है कि जल को रिसोर्स की तरह हम देखते नहीं है कि पानी हमारी सबसे बड़ी ताकत हो सकती है। इस तरह से नहीं देखते हम लोग, पानी को अभिशाप के तौर पर देखते हैं, जबकि पानी बिहार की सबसे बड़ी ताकत हो सकती है। जैसे मान लीजिए हम लोग के पास इतने लोग हैं जो मजदूरी करते हैं। अगर आपके पास रोजगार का साधन हो तो ये आपकी ताकत हो। अगर रोजगार का साधन नहीं है तो आपके लिए अभिशाप है, लाइबिलिटी है। ये तो आप किस नजरिए से उसका इस्तेमाल करते हैं। सरकार की नजर में पानी कमाने का जरिया रहा है कि पानी से बाढ़ आने दो, तबाही मचने दो, उसमें कमाई करो। पानी से समाज की तरक्की कैसे होगी, बिहार का फायदा कैसे होगा, इसमें कैसे यहाँ इससे बिजली पैदा होगी, इससे सिंचाई कैसे होगी, इसकी चिंता नहीं है। सबकी चिंता यह है कि हर साल बाढ़ आए और उससे लूट हो, फिर अगले साल बाढ़ आए फिर लूट हो। सर हाल ही में जो अभी तो आपके जिले के ही जल संसाधन मंत्री हैं और इस जिले की क्या दुर्दशा है बाढ़ और सूखे को लेकर आप देख लीजिए। हम तो जितने प्रखंड से घूमकर आ रहे हैं, लोग अपशब्द ही बोल रहे हैं। कहीं कोई नहर, मतलब कि कहीं नहर खुदवा गया झूठ मूठ का, और वहां लोग बता रहे पानी ही नहीं आ रहा है, लेकिन खुदवा कर दो चार जो भी कितने हजार करोड़ रुपए उसमें निकाले गए। दरभंगा तो उसका जीता जागता, जो मैं बात कह रहा हूं इसको तो आप देख सकते हैं दरभंगा में क्या हो रहा है। यहाँ का आदमी जल संसाधन मंत्री है, जबरदस्ती का काम पैदा करना और बिना ये सोचे समझे कि उस काम का कोई लाभ है भी कि नहीं है। काम दीजिएगा तभी तो चोरी होगा, उसमें काम कुछ न कुछ पैदा किया जाए। अभी तक के पदयात्रा में क्या अनुभव रहा है और सबसे बड़ी समस्या क्या है, नौजवानों को क्या फायदा मिलेगा? पदयात्रा के दौरान जो सबसे बड़ी समस्या मैंने देखी वो है बेरोजगारी और पलायन। अब आप ये कह सकते हैं कि बेरोजगारी और पलायन बिहार के सबसे बड़े मुद्दे हैं। इसको जानने के लिए पदयात्रा की क्या जरूरत है? पदयात्रा करने से पहले भी हमको इस बात का इल्म था, जानकारी थी कि बिहार में पलायन और बेरोजगारी सबसे बड़ा मुद्दा है। लेकिन पदयात्रा के दौरान इन समस्याओं के सामाजिक आर्थिक पहलुओं की समझ बनी और इनकी विकरालता का अनुभव हुआ। जैसे आप पलायन को ले लें, पलायन के बारे में हम लोगों की सोच है कि बिहार से आंकड़े बताते हैं कि करोड़ों लोग नौजवान बाहर जाते हैं मजदूरी करने। लेकिन जब गांव में मैं इतने दिन से घूम रहा हूं तो मैंने पाया कि पलायन सिर्फ गरीबों का मुद्दा नहीं है। गरीब घर के बच्चे मजदूरी करने के लिए बाहर जा रहे हैं, लेकिन जो बिहार के नजरिए से समृद्ध परिवार हैं उनके बच्चे भी पलायन कर रहे हैं। वो नौकरी और पढ़ाई के लिए पलायन कर रहे हैं। पलायन हर परिवार को इफेक्ट कर रहा है। गरीब का जो बच्चा है उसको मजबूरी में जाना है, और जो समृद्ध परिवार के बच्चे हैं उनकी भी मजबूरी है कि उनको भी जाना है। परिवार की परिकल्पना ही बिहार में पलायन ने खत्म कर दिया। मान लीजिए हम 15 महीने से चल रहे हैं पैदल, तो बहुत आदमी बताता है भैया ये तो घर परिवार छोड़कर 15 महीने से चल रहे हैं। लेकिन जो आदमी ये बात बता रहा है उसको खुद नहीं इस बात का एहसास है कि उसके बच्चे भी 15 महीना में 1-2 बार ही घर आते हैं, क्योंकि लोगों ने इसको अपने जीवन की सच्चाई मान लिया। तो गांव के गांव 40 से 50% युवा जो है गांव का वो बाहर ही रहता है। जहां बाढ़ प्रभावित जो गांव पंचायत है वहां ये दर 70-80% है। ऐसे परिवार गांव में आप जाएंगे तो आपको ज्यादातर महिलाएं, बच्चे और बूढ़े मिलते हैं, नौजवान नहीं मिलते हैं। ऐसे परिवार जिसमें पति पत्नी बाल बच्चे माता पिता साथ में रह रहे हों, ये इक्का दुक्का ही गांव बचे हुए हैं, घर बचे हुए हैं गाँव में। होली, दशहरा, दिवाली लोग साथ में परिवार मनाए, इसकी परिकल्पना ही धीरे धीरे खत्म हो गई है। यही हाल कमोवेश बेरोजगारी का है। बेरोजगारी ऐसा नहीं है कि जो गरीब है उसके लिए बड़ा मुद्दा है कि हमारे बच्चे को नौकरी कैसे मिलेगी। जो यहाँ समृद्ध परिवार है वो भी अपने बच्चों के रोजगार के लिए उतना ही परेशान है। जो सो कॉल्ड यहाँ पर बड़े किसान हैं, 20 बीघा 25 बीघा की खेती कर रहे हैं,
जो छोटे मोटे व्यवसाय करने वाले लोग हैं, वो भी आकर अपने बच्चों के 20-25 हजार रुपये सरकारी नौकरी के लिए भी हाथ जोड़ने को तैयार है। संविदा पर तमाम लोग ऐसे काम करते हुए जब मुझे गांव में मिलते हैं, 6,000, 10,000, 12,000 रुपये पे नौकरी कर रहे हैं। उनसे पूछिएगा, वो 10 बीघा का मालिक है, लेकिन 10,000 रुपया के लिए भी, नौकरी के लिए कुछ भी करने को तैयार है। तो बेरोजगारी और पलायन ये सर्वस्पर्शी समस्या है, सबसे बड़ी और सबसे ज्यादा दुखद। आपने कहा 55